किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण में मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देश महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं। सबसे पहले ये आयरलैंड के संविधान में लागू किए गए थे। ये वे तत्व हैं जो संविधान के विकास के साथ ही विकसित हुए हैं। इन तत्वों का कार्य एक जन कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 तथा 4 मिलकर संविधान की आत्मा तथा चेतना कहलाते हैं। इन तत्वों में संविधान तथा सामाजिक न्याय के दर्शन का वास्तविक तत्व निहित है। निदेशक तत्व कार्यपालिका और विधायिका के वे तत्व हैं जिनके अनुसार इन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग करना होता है। अनु 37 के अनुसार ये तत्व किसी न्यायालय में लागू नहीं करवाए जा सकते। यह तत्व वैधानिक न होकर राजनैतिक स्वरूप रखते हैं तथा मात्र नैतिक अधिकार रखते हैं। वे न तो कोई वैधानिक बाध्यता ही राज्य पे लागू करते हैं, न जनता हेतु अधिकार कर्तव्य। वे मात्र राज्य के लिए ऐसे सामान्य निर्देश है कि राज्य कुछ ऐसे कार्य करे जो राज्य की जनता के लिए लाभदायक हो। इन निर्देशों का पालन कार्यपालिका की नीति तथा विधायिका की विधियां से हो सकता है। इसमें अभी तक 4 बार संशोधन हो चुका है, 42, 44, 86 और 97। डीपीएसपी के कार्यान्वयन के लिए उठाए गए कदम: 1. पंचवर्षीय योजनाओं का आगाज। 2. कारखाना अधिनियम। 3. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। 4. विशाखा गाइडलाइन। 5. बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 6. जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार कानून। 7. हदबंदी कानून। 8. निर्भया कोष। 9. पिंक बस। लखनऊ से प्रयागराज। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व में भेद। 1. मौलिक अधिकार राज्य की नकारात्मक भूमिका का वर्णन करते हैं तथा राज्य को कुछ विशेष कृत्य करने से रोकते हैं। वहीं ये तत्व राज्य की सकारात्मक भूमिका दायित्व का वर्णन करते हैं तथा राज्य से अपेक्षा करते हैं कि वो जन कल्याण हेतु विशिष्ट प्रयास करें। 2. मौलिक अधिकार देश में राजनैतिक जनतंत्र स्थापित करते हैं, वही ये तत्व देश में सामाजिक आर्थिक जनतंत्र लाते हैं। 3. मौलिक अधिकार जनता को दिए जा चुके हैं, वही निर्देशक तत्व निर्देशात्मक है जो नए अधिकारों की चर्चा तो करते हैं, वास्तव में देते कुछ नहीं है। 4. मौलिक अधिकार कड़े वैधानिक शब्दों में वर्णित हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व मात्र सामान्य भाषा में। 5. दोनों की न्यायालय में स्थिति पूर्णतः भिन्न है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्देशक तत्व 39B तथा स है। अनु 39B के अनुसार राज्य के संसाधन इस प्रकार प्रयोग हो कि उनका लाभ जनसंख्या के सभी भागों को प्राप्त हो। अनु 39S कुछ व्यक्तियों के हाथों में धन के केंद्रीयकरण को रोकता है। अनु 37 के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में प्राप्त करने लायक तो नहीं बताते हैं, देश के शासन में इन्हें मौलिक रूप में निहित मानते हैं। यह राज्य का कर्तव्य है कि वो इन तत्वों को अपनी नीतियों तथा संसद द्वारा बनाए कानूनों में स्थान दे। चंपरदुराई राजनवाद 1951 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि ये तत्व अनिवार्य रूप से मौलिक अधिकारों के अधीनस्थ है, उन पर प्रभुता नहीं रख सकते। दोनों में विवाद पैदा होने पर मौलिक अधिकार वरीयता पाएंगे। किंतु जब राज्य विधायिका ने जमींदारी उन्मूलन प्रारंभ किया ताकि अनु 39B-39S के निदेशक तत्वों को प्रभावी कर सके, तब सर्वोच्च न्यायालय ने इन तत्वों का महत्व समझा तथा कामेश्वर सिंह बनाम बिहार वाद 1952 से केरल शिक्षा बिल वाद 1957 तक सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकार पे
प्रश्रय नहीं पा सकते, परंतु बाद में न्यायालय ने होमोनी सिद्धांत प्रतिपादित किया तथा सहयोगात्मक विकास का प्रयास किया तथा दोनों को उतना प्रभावी करने का प्रयास किया जितना सघन था। होमोनी सिद्धांत दोनों के मध्य कोई संघर्ष नहीं मानकर दोनों को एक दूसरे का पूरक मानता है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि दो व्याख्याएं संभव है जो कि नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकार के साथ संतुलन स्थापित करे, वही दूसरी व्याख्या उनमें विवाद बताए तो न्यायालय को दूसरी व्याख्या पर प्रथम व्याख्या की वरीयता देनी चाहिए। यदि मात्र एक व्याख्या संभव हो और जो नीति अधिकारों में संघर्ष पैदा करे तो न्यायालय बाध्य है कि नीति निर्देशक तत्वों पर अधिकारों को वरीयता द प्रिवी पस उन्मूलन तथा बैंकिंग राष्ट्रीयकरण अधिनियम जो कि अनु 39 ब तथा स की पालना हेतु लाए गए थे को सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने के कारण अनु 14, 19, 31 असंवैधानिक घोषित कर दिया। संसद ने इसके प्रत्युत्तर में 25वां संशोधन 1971 पारित कर दिया तथा अनु 31 को जन्म दिया, जो कि कहता है कि यदि कोई विधि पारित की जाती जो कि 39 ब स के नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करती है तथा इस प्रक्रिया में यदि अनु 14, 19, 31 के अधिकारों का उल्लंघन करे तो उसे इस आधार पर असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 31 स के अनुसार कोई विधि जो अनु 39 ब स को प्रभावी करती है किसी भी न्यायालय में परीक्षित नहीं की जा सकेगी। केशवानंद भारती वाद में इस संशोधन को चुनौती दी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने अनु 31 स के प्रथम भाग को वैध मान लिया किंतु दूसरे भाग को इस आधार पर खारिज कर दिया क्योंकि वह न्यायपालिका की पुनरीक्षण शक्ति छीन लेती है जो कि संविधान के मूल ढांचे का अंग है। इस वाद के निर्णय से प्रीवी पस तथा बैंकिंग राष्ट्रीयकरण अधिनियम वैध हो गए। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 31 को संशोधित करता है। इसमें कहा गया है कि संशोधित 31 के अनुरूप यदि राज्य कोई ऐसी विधि बनाए जो कि किसी भी नीति निर्देशक तत्व को प्रभावी करे, इस आधार पर असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकते कि वो अनु 14, 19, 31 का उल्लंघन करते। इसी तरह वो विधि न्यायालय में चुनौती प्राप्त नहीं कर सकती। इस संशोधन को मिनवा मिल बनाम भारत संघ वाद 1980 में चुनौती दी गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 31 में किए गए नए संशोधन को गैर संवैधानिक घोषित कर दिया क्योंकि यह संविधान के भाग 3 तथा 4 के संतुलन को बिगाड़ देता था। 44वें संशोधन 1978 ने अनुच्छेद 31 का ही विलोपन कर दिया। वर्तमान स्थिति यह है कि दो निर्देशन तत्व 39 ब स दो मौलिक अधिकारों 14, 19 पे वरीयता देकर लागू किए जा सकते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व। संविधान सभा में भाग 4 के महत्व पर प्रश्न किया गया तथा कहा गया कि यह भाग ही व्यर्थ है क्योंकि ये तत्व कोई वैधानिकता नहीं रखते हैं। वास्तव में ये वे परीक्षण गुब्बारे हैं जो कि सत्ता में विद्यमान सरकार की क्षमता का परीक्षण करते हैं। कुछ विधियों की संवैधानिकता का परीक्षण नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर किया जा सकेगा। इनका शैक्षणिक महत्व है।